कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत था आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी क्रैश कोर्स की डे 66 है, यानी 66वें नंबर की क्लास है। कल मैंने यूकेपीएससी करंट अफेयर की उत्तराखंड की पहली क्लास दी थी। करंट अफेयर यूकेपीएससी की 2 से 3 क्लासेस मैक्सिमम 3 से 4 क्लासेस मान के चलिए जो उत्तराखंड करंट अफेयर की पे बेस होगी, और बाकी 5-6 क्लासेज आपकी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर पे हम लोग कराएंगे। ठीक है, तो आज आपका ये वाला सेशन थोड़ा सा छोटा रहेगा क्योंकि आज थोड़ा सा मतलब मुझे कुछ वर्क है, इसलिए मैं लेंदी वीडियो नहीं बनाऊंगा। 20, 22, 23 मिनट से ऊपर की वीडियो आज नहीं होगी। ठीक है, 23-24 मिनट मतलब रीजनिंग वाला पोर्शन आज नहीं है। पहला, जैसे मैंने आपको एक चीज बताया था आपको, जो हमारा वायुमंडल होता है, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इसकी सीरीज आप याद रखना। ठीक है, ये कैसे मतलब बॉटम से ऊपर की ओर किस तरीके से होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। पहला, आप ओजोन गैस की परत कहां पर स्थित होती है? जो ओजोन गैस पाई जाती है ना, ओजोन गैस, ये कौन से मंडल में होती है? ध्यान रखना इसको। ये होती है बच्चों समताप मंडल में, समताप मंडल में होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग इक्वल रहता है, तो यहाँ पर मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो मतलब जो मौसम संबंधी घटनाएं बहुत कम पाई जाती हैं समताप मंडल में। इसीलिए ये समताप मंडल जो होता है अपने आप में जो एरोप्लेन वगैरह है उसको चलाने के लिए भी ठीक रहता है। ठीक है, तो यहीं पर लिखो हवाई जहाज चलाने हेतु आदर्श कंडीशन कहाँ पर होती है? ये लिखो हवाई जहाज हेतु आदर्श स्थिति किस मंडल में पाई जाती है? आदर्श स्थिति किस मंडल में पाई जाती है? ये पाई जाती है बच्चों समताप मंडल में। इसलिए क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर समताप है, लगभग इक्वल रहता है, तो टेम्परेचर की वजह से मौसम संबंधी घटनाएं लाइक बादल है, तूफान है, बरसात है, इस टाइप की घटनाएं यहाँ पर कम होती है। इसके नीचे बादल पाए जाते हैं। ठीक है, जिस मंडल के नीचे अपने आप में बादल होते हैं, तो हवाई जहाज वगैरह के लिए भी ये बेहतर स्थिति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन लिखो। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं? ठीक है, लिखो अंतरिक्ष से आने वाले, यानी जो स्पेस है वहां से आने वाले, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड किस मंडल में आते ही जलने लगते हैं? अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड किस मंडल में आते ही जलने लगते हैं? जलने लगते हैं, यानी जो अंतरिक्ष है वहां से जो उल्कापिंड आते हैं वो अपने आप में मध्य मंडल में आते ही क्या होते हैं? अपने आप में जलने लग जाते हैं। ठीक है, ये लिखो मध्य मंडल में। और ये कौन सी 7th या 8th की ज्योग्राफी अपने आप में चल रही है। ठीक, अगला लिखो आप लोग। वायुमंडल की सबसे परतों का नाम तो पता ही आपको। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है। लिखो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, जिसे पृथ्वी रोक लेती है अपने पास। ठीक है, पृथ्वी रोक लेती है। ठीक, देखो होता क्या है, सन से जो एनर्जी आती है उसमें बजट आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं 11th की क्लास में जब पढ़ेंगे हम लोग। तो सन से जो एनर्जी आती है, जो रेज आते हैं, वो टकरा के वापस वायुमंडल में चले जाते हैं, लेकिन कुछ भाग ऐसा है जिसको पृथ्वी अपने आप में क्या करती थी? रोक लेती है। इसको बोलते हैं बच्चों सूर्यताप या आतपन या आइसोलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सूर्यताप या आइसोलेशन, ताप या इसी को बोलते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन इसी को बोला जाता है, किसको? सूर्यताप को ही आइसोलेशन अपने आप में बोला जाता है। ठीक है, अगला आपने लिखना है व्यापारिक पौने, पछुआ पौने किस चीज की, कौन सी पौनों के उदाहरण है? व्यापारिक पौने ऑब्लिक पछुआ पौने, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, पछुआ पौने कैसी पवनों के उदाहरण है? स्थायी पवन, यानी ये वर्ष भर अपने आप में एक निश्चित दिशा में चलती रहती है, इसके लिए इसको क्या बोला जाता है? स्थायी पवन। ठीक है, यानी इसके ब्रैकेट में लिखो वर्ष भर एक निश्चित दिशा में अपने आप में चलती रहती हैं ये हवाएं, इसलिए इनको स्थायी पवन के। अब ये क्या है, कैसे चलती है, कहाँ चलती है, ये जब समय आएगा तभी पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ क्रैश कोर्स के हिसाब से इसको देख लीजिए फैक्ट के आधार पर। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखना है आपको। लू कैसी पवन का उदाहरण है? लू जो है स्थानीय पवन है। स्थायी अलग होता है, लू क्या है? देखो स्थानीय लिखो, लोकल, स्थानीय पवन। ठीक है, ये जो नॉर्दर्न पोर्शन है हमारे भारत का, नॉर्थ वेस्ट पोर्शन, गर्मियों में चलने वाली एक गर्म हवाएं हैं। ठीक है, ये कैसी लू कैसी है? लोकल जो गर्म हवाएं होती हैं,
गर्म हवा होती है। आपने सुना होगा ना, उत्तर भारत वगैरह कहते हैं कि यार ये लू चल रही है गर्मी में, ये स्थानीय पवन यानी लोकल अपने आप में क्या है, विंड है, ध्यान रखना। जबकि व्यापारिक और पछुआ पवन स्थायी है यानी परमानेंट, जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक, अगला लिखना आपको बोमडिला दर्रा व यांगयाप दर्रा कहां पर स्थित है। अगला क्वेश्चन लिखना आपको, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, लिखूं बोमडिला व यांगयाप दर्रा मतलब पास, ठीक है, यह है बच्चों अरुणाचल प्रदेश में। लिखो कहां पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। ये अपने आप में दो क्या है, दर्रे हैं, जिसका एक का बोमडिला नाम है, दूसरे का यांगयाप है। अगला लिखना आपको सिपकिला व बाड़ा लाचा दर्रा कहां पर है। सिपकिला व बाड़ा लाचा दर्रा, लिखो सिपकिला प्लस बाड़ा लाचा, ये है बच्चों ये दर्रा, ये क्या है, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री पर अवस्थित है ये सिपकिला व अपने आप में बाड़ा लाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, सागरी जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान, जो सागर होता है जैसे समुद्र वगैरह होता है वो लवणीय होता है। ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा किसका योगदान है जिसके कारण वो लवणीय होता है। तो अगला क्वेश्चन लिखना आपको, सागरी जल में सर्वाधिक लवणता किसका, सागरी जल में सर्वाधिक लवणता किस कारण होती है, सर्वाधिक लवणता का कारण, यानी जो सागर का जल है, समुद्र का जल है, उसमें जो सबसे ज्यादा लवणता होती है वो होती है बच्चों सोडियम क्लोराइड की वजह से। ठीक है, लिखो सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, इसमें लिख दो सोडियम क्लोराइड, लिख देना, इसको ब्रैकेट में सोडियम क्लोराइड लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, लवणता को किस आधार पर आप परिभाषित करोगे, आखिर लवणता क्या होती है। लवणता जो होती है, ध्यान रखना, 1000 ग्राम वाटर में जो मौजूद नमक की मात्रा होती है, ठीक है, इसको लवणता बोलते हैं। लिखो 1000 ग्राम जल में लवण की मात्रा को क्या बोला जाता है, लवणता बोला जाता है 1000 जल में। और इसको इंडिकेट कैसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, मतलब इसका जो इंडिकेशन है लवणता को जो दर्शाया जाता है वो ऐसे दर्शाया जाता है, देखना है ये 00 होते हैं नीचे। ठीक है, ये लवणता का इंडिकेशन है, ध्यान रखना, इस प्रकार से दिखाया जाता है, अर्थात इसका मतलब होता है ग्राम प्रति 1000 ग्राम के रूप में दर्शाया जाता है, इसको बोला जाता है ग्राम प्रति 1000 ग्राम, ग्राम प्रति 1000 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। ठीक है, ये लवणता होती है, ये लवणता का इंडिकेशन है। जैसे कहीं पे कहेगा कि इसकी लवणता कैसी है, जैसे 35 लिखा होगा, ये होगा तो ये, इसका मतलब है कि इसकी लवणता कितनी है, 35 है। और यही अपने आप में एक समुद्र की औसत लवणता भी होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि समुद्री भाग की औसत लवणता कितनी होती है महासागर की। तो लिखो महासागर की औसत लवणता कितनी होती है, इसके नीचे लिखो महासागर की औसत लवणता, महासागर की औसत एवरेज लवणता की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो यही होती है 35 ग्राम, ठीक है, प्रति 1000। ठीक है, तो ये 35 ग्राम प्रति 1000 जो होती है वो महासागर की औसत लवणता है। पेपर में पूछा जाता है कि महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है। ठीक, अगला लिखो आप लोग, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण क्या है, यानी महासागरों में जो ज्वार भाटा आते हैं वो क्यों आते हैं। लिखो महासागरों में ज्वार भाटा के कारण, यानी इसका मतलब है कि महासागर में आखिर ज्वार भाटा क्यों आते हैं, ये आपको पढ़ना, ये पता होना चाहिए। ये आते हैं बच्चों जो सूर्य है और चंद्रमा है, इनके जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इनके कारण। तो लिखो सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सूर्य प्लस चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है अपने आप में ज्वार व भाटा आते हैं। ठीक है, अब आपको कि सर ज्वार भाटा क्या होता है, ज्वार भाटा कुछ नहीं होता है। मतलब ज्वार में क्या होगा, समुद्र का जल अपनी औसत ऊंचाई से ऊपर उठ जाता है और उठने के बाद वो क्या करता है, जो उसके आसपास का तटीय इलाका होता है उनको भी क्या कर देता है,
पानी से ढक देता है, यानी वो भाग क्या कर देता है, उसके अंदर घुस जाते हैं। और भाटा में क्या होता है, समुद्र का जो जल होता है अपने औसत ऊंचाई से नीचे चला जाता है, ठीक है, वो तलहटी में चला जाता है, वही ज्वार भाटा की कंडीशन होती है। और ये आता है सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जैसे कभी पूछ ही दिया, इनमें से आप ज्वार को किस रूप में परिभाषित करोगे, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना, जब महासागर का जल सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसको क्या बोला जाता है, ज्वार बोला जाता है, ठीक है। लिखो, जब महासागर का जल सर्वाधिक ऊंचाई तक उठता है, सर्वाधिक ऊंचाई तक उठता है, इसको क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं। और भाटा क्या होता है, इसी का एंटी हो जाता है, ठीक है, इसी का अपोजिट होता है भाटा। भाटा में क्या होगा अपने आप में, जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है। लिखो, जब महासागर का जल, जब महासागर का जल अपने निम्नतम स्तर पर आता है, अपने निम्नतम स्तर पर आता है, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, भाटा कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि ज्वार अगर पूछता है पेपर में, भाटा अगर पूछता है, तो दोनों को किस प्रकार से आप लोग क्या करोगे, डिफाइन करोगे, ठीक। अब इसी में एक कंडीशन होती है, एक वृहत ज्वार नाम से भी क्वेश्चन आता है कि वृहत ज्वार कब आते हैं, तो लिखो वृहत ज्वार, ठीक है। अगर क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े जो ज्वार आते हैं, यानी बहुत ऊंचाई तक उठता है, ध्यान रखना है ये कब आता है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं। लिखो, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक ही सीध में, तीनों का ग्रेविटेशनल लगेगा, फिर सूर्य प्लस चंद्रमा प्लस पृथ्वी एक ही सीध में होते हैं, जब एक ही सीध में होते हैं, तो इस कंडीशन में कौन से ज्वार आते हैं, वृहत ज्वार आते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। और ये होता है बच्चों पूर्णिमा व अमावस्या को। लिखो, पूर्णिमा व अमावस्या को ये क्या आते हैं, वृहत ज्वार आते हैं, पूर्णिमा व अमावस्या को, ठीक है, ये क्या आते हैं, बृहत ज्वार आते हैं। पूर्णिमा मतलब जब पूरा चंद्रमा दिखता है, यानी क्या होती है, अपने आप में जो नाइट होती है उसमें आपको अच्छी खासी रोशनी दिखती है। अमावस्या में क्या होता है, पूरे की पूरा अंधेरा, डार्क। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आता है, निम्न ज्वार की कंडीशन क्या है, निम्न ज्वार कब आते हैं, भी क्वेश्चन पूछता है पेपर में आपको। तो निम्न ज्वार कब होगा, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में न होकर समकोण पर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यानी सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी जो हो गया वो समकोण पर होंगे, यानी रेक्टेंगुलर, मतलब ये अपने आप में क्या होते हैं, एक प्रकार से समकोण बनाते हैं, सूर्य चंद्रमा व राइट एंगल बनाएंगे, ठीक है। पृथ्वी जो होंगे किस पे होंगे, समकोण पर होंगे, यानी इनके लिए कंडीशन क्या होगी, ये एक प्रकार से राइट एंगल बनाएंगे, यानी एक ही होगा। जैसे राइट एंगल का मतलब समकोण किस प्रकार से हो सकता है, जैसे एक ये है, एक ये है, एक इस प्रकार से हो सकता है, तो एक प्रकार का अपने आप में राइट एंगल बनाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या आता है, निम्न ज्वार आते हैं, यानी बृहत ज्वार ना आके निम्न ज्वार आते हैं, यानी एक प्रकार का राइट एंगल होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल जो होता है एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। जब अब राइट एंगल होगा तो सूर्य और चंद्रमा जो खींच रहे थे, एक ही दिशा में खींच रहे थे, वो क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो और ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार आते हैं। तो ये क्या होगा, इस समय इस कंडीशन में इनका बल विपरीत दिशा में लगेगा, इनका बल विपरीत दिशा में, एक अपनी ओर खींचेगा, एक अपनी ओर खींचेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पानी जो है ऊपर न उठ के निम्न ज्वार की कंडीशन आती है। तो वृहत ज्वार क्या होता है, निम्न ज्वार क्या होता है, ये आपको पता चल गया, ठीक है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन लिखो, गुरु शिखर चोटी कहां पर अवस्थित है, राजस्थान, माउंट आबू में। गुरु शिखर चोटी ये कहां पर है बच्चों, राजस्थान में, माउंट आबू। लिखो, माउंट आबू पर, माउंट आबू पर, ठीक है। माउंट आबू पर्वत जो है वहां पर, उसी पर गुरु शिखर क्या है, चोटी अवस्थित है। ये क्वेश्चन भी आपने क्या रखना है, ध्यान में रखना है। इसके बाद जो अगला सेक्शन आता है आपका, वो आता है उत्तराखंड का, ठीक है। और मुझे पता है बिना उत्तराखंड पढ़े आपको तृप्ति नहीं मिलेगी, ये तो तय है, ठीक है। क्योंकि लेकिन अब थोड़ा सा तृप्ति पहले भी मिलने लगी होगी, क्योंकि आपको पता चल गया कि आपके आने वाला एग्जाम यूपीपीएससी करा रहा है, तो थोड़ा सा आप लोगों के अंदर एक धैर्य आ गया होगा कि यार हाँ चलो यूपीपीएससी एग्जाम कराएगा, तो एटलीस्ट
अनावश्यक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना तो मान के चलिए। दूसरा, कल एक स्टूडेंट मैसेज लिख रहा था कि सर वीकली रिवीजन का वर्क दे दिया कीजिए, यानी जो हफ्ते में आप टारगेट तय करोगे कि आप ये टॉपिक ये चीज़ें कवर किए रहना। तो एक अच्छा सुझाव था उनका, ठीक है, मुझे भी सही लगा, एक अच्छा सुझाव था। तो मैं एक काम करूंगा, जैसे आज क्या है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कल या परसों, यानी कल की क्लास में चलो फ्राइडे टू फ्राइडे आप लोगों को एक वर्क दे दिया जाएगा। उस वर्क को आप लोग पेपर तक तैयार रखना, मतलब जितना मैं कहूँगा उतना अगर आप सटीक तरीके से उसको तैयार रखोगे तो आपके आने वाले एग्जाम में वो बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि रिवीजन करने के लिए तो मैंने कह दिया, लेकिन कई बच्चों को ये पता नहीं चल रहा कि रिवीजन शुरू कहाँ से करें, इतने ज़्यादा कंफ्यूज वो बच्चे हैं। तो रिवीजन के लिए मैं आप लोगों को एक टारगेट अपने आप में सेट करवा दूंगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो आता है वो उत्तराखंड से आता है। भीमी की मंगरी व भादो की मंगरी जलधारा कहाँ पर है, ठीक है, लिखो भीमी की मंगरी व भादो की मंगरी व भादो की मंगरी जलधारा, ये है बच्चों पौड़ी में, ठीक है। कहां पर है, पौड़ी में है। भीमी की मंगरी व भादो की मंगरी जलधारा किस जगह पर अवस्थित है, पौड़ी में है। अगला लिखो यमताल कहां पर अवस्थित है, यमताल, ये है बच्चों टिहरी में, ठीक है। कहां पर अवस्थित है, टिहरी में है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन लिखना आपको, लाल पानी वाला ताल किसको कहते हैं, लाल पानी है जिसको, ठीक है, लाल पानी ताल, यानी जिसका पानी लाल है वो कौन सी ताल है, वो है वासुकी ताल। इसमें नीले रंग के कमल भी दिखते हैं, ठीक है, वासुकी ताल। अगर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ताल का जो रंग है या कलर है वो अपने आप में लाल है, तो आप क्या बताओगे उसको, वासुकी ताल का कलर लाल है। अगला लिखना आपको, डोडी ताल व काणा ताल व फाचकंडी बया ताल कहां पर स्थित है, 3 के 3 लिख दो, डोडी ताल प्लस काणा ताल प्लस फाचकंडी बया ताल। फाचकंडी बया ताल अवस्थित है, ये कहां पर अवस्थित है, उत्तरकाशी में। 3 के 3 कहां पर अवस्थित है बच्चों, ये उत्तरकाशी में है। डोंडी ताल, कांडा ताल, फाचकंडी बया ताल किस जगह पर अवस्थित है, उत्तरकाशी में है। अगला क्वेश्चन लिखो, इनमें से किस ताल का जो जल है वो उबलता हुआ जल भी देखने को मिलता है, ठीक है। फाचकंडी बया ताल के नीचे लिखो उबलता हुआ जल दिखता है, इसमें उबलता हुआ जल, ठीक है, कहां पर दिखता है, फाचकंडी बया ताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग, टिहरी परियोजना का शिलान्यास कब हुआ था, जो टिहरी डैम है उसका शिलान्यास लिखो, टिहरी परियोजना का शिलान्यास, टिहरी परियोजना का शिलान्यास कब हुआ था, यह क्वेश्चन पूछेगा तो 1972 में, 1972 में टिहरी परियोजना का क्या हुआ था, शिलान्यास हुआ था। अगला लिखो आप लोग, शंखधारा वाटरफॉल किस जिले में अवस्थित है, उत्तरकाशी में। शंखधारा वाटरफॉल, शंखधारा वाटरफॉल ये कहां पर अवस्थित है, उत्तरकाशी में, ठीक है। ये पढ़े भी होंगे आप लोगों ने पहले। शंखधारा वाटरफॉल कहां पर अवस्थित है क्वेश्चन पूछेगा तो उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, चारों धामों में सबसे कम ऊंचाई पर स्थित धाम, यानी एक काम करना, ये क्वेश्चन होमवर्क हो गया आपका। जो 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनकी ऊंचाई का क्रम, ठीक है, 4 धाम की ऊंचाई का क्रम, सही क्रम क्या है उसका ये ध्यान रखना। एक यानी सबसे कम ऊंचाई पे जैसे गंगोत्री है, उसके बाद कौन सी कम ऊंचाई पे है, फिर कौन, यानी या तो घटता हुआ क्रम देखोगे या बढ़ता हुआ क्रम देखोगे, एक ही। और दूसरा जो नेशनल पार्क हैं, यानी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क जो हैं जैसे गंगोत्री है, कि ये अपना कॉर्बेट है, इनका क्षेत्रफल का क्रम, ठीक है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय पार्क के क्षेत्रफल का क्रम क्या होगा। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना, सबसे बड़ा सबसे छोटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो आपने, लखवाड़ परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है, या किस नदी पर है, यमुना नदी पे। लिखो लखवाड़ डैम, लखवाड़ परियोजना, ये है बच्चों यमुना नदी पर। कहां पर अवस्थित है, यमुना नदी पर लखवाड़ परियोजना अवस्थित है। अगला जो क्वेश्चन आपने लिखना है लखवाड़ के बाद, कोटेश्वर बांध परियोजना कहां पर है, भागीरथी नदी पर, टिहरी, ठीक है। कोटेश्वर बांध लिखो, कोटेश्वर
बांध परियोजना भागीरथी। और ये यूकेपीएससी जो है ना अक्सर क्वेश्चन जो पूछता है भूगोल से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उत्तराखंड के भूगोल से बहुत क्वेश्चन पूछेगा, डैम वगैरह वाले क्वेश्चन आप लोग क्या करोगे, देखे रहना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, देख लेना, ठीक है। तो यूकेपीएससी की एक आदत है, वो भूगोल बहुत पूछता है, उत्तराखंड का भी हो या कोई भी हो। तो ये डैम है या स्पेशली मतलब, और वो पूछता भी कैसे ना, जिससे सरकार को और जनमानस को ज्यादा फायदा हो रहा हो। यानी वो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है जिससे सरकार को एक प्रकार के फायदा हो, सरकार उस प्रोजेक्ट को लागू कर रही हो, उससे जनता को भी फायदा हो, जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गए, डैम वगैरह हो गए, इस टाइप का क्वेश्चन वो बहुत मतलब स्ट्रिक्टली पूछता है। मैंने एक चीज नोट की है। तो एक बार ही क्रैश कोर्स एंड हो जाएगा जैसे, तो हमारे पास अगर लास्ट के 1 महीना भी बचेगा, पेपर से 1 महीना, तो उसमें मैं फटाफट आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आपको क्या क्या देख के जाना है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि लास्ट टाइम का अगर वो किसी ने बता दिया कि भाई ये देख के जाना, वो ज़्यादा माइंड भी हमारा सक्रिय रहता है उस केस में, बहुत एक्टिव होता है माइंड की, लास्ट टाइम पे पढ़ी हुई चीज़ें ज़्यादा काम कर जाती। कि अगर मैंने कहा कि बच्चों ये देख के जाना, ये पूछ सकता है इस तरीके से, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बता दिया, मैंने लिखाया नहीं, मैंने ये बताया कि जो चारों राष्ट्रीय मतलब जितने भी आपके नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह हैं, इनका एक बार क्षेत्रफल का क्रम देख के जाना। ये कह दिया, आपके दिमाग में आ गया कि भाई कहीं से भी उठा दिया। या मैंने आपसे कह दिया यार बच्चों एक काम करना, जो बायोस्फीयर है या अपने आप में जो ये छोटे छोटे वन्यजीव विहार हैं, इनकी लोकेशन को ट्रेस कर लेना और किन नदियों के किनारे हैं ये ध्यान रखना। इसके अलावा मैंने पूछ लिया बच्चों एक काम करना, ऐसे धाम जो अलकनंदा नदी के किनारे पर अवस्थित हैं, ऐसे धाम जो ये भागीरथी नदी यानी ऐसे पर्यटक स्थल या तीर्थ स्थल जो इन नदियों के किनारे हैं, ये देख के आना। या ऐसे कहते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट जो कौन सी नदी में बनाए जा रहे हैं और किन जिलों को फायदा हो रहा है। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो ज्यादा यूकेपीएससी पूछता है। तो अंतिम समय में एक प्रकार का जैसे होता है ना, 1 महीने लिखने का काम न करके सिर्फ समझाना कि ये देख के जाना, इसको इस तरीके से पूछेगा ये करके जाना, लिखने का काम नहीं होगा। उस टाइप की चीजें हम लास्ट में 1 आध महीना कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, मलेरी भाली परियोजना लिखना आप लोग कौन कहां पर है, और लिमची गाड़ परियोजना भागीरथी नदी पर, ठीक है। मलेरी भाली परियोजना क्या लिखोगे, मलेरी भाली प्लस ये बहुत आता है, ठीक है। लिमची गाड़ परियोजना ये भागीरथी नदी पर है, उत्तरकाशी में। लिमची गाड़ परियोजना ये कहां पर है, भागीरथी नदी पर। और अक्सर ऐसे क्वेश्चनों के क्या पूछता है वो, भागीरथी नदी पर, ठीक है। अक्सर ऐसे क्वेश्चनों की रिवर वगैरह पूछता है कि कहां पर अवस्थित है, ये सब चीजें। अगला क्वेश्चन लिखना, मासर ताल बुग्याल पवाली कांठा बुग्याल, मासर ताल बुग्याल प्लस पवाली कांठा बुग्याल, पवाली कांठा बुग्याल, ठीक है। तो मासरताल बुग्याल और पवाली कांठा बुग्याल जो है वो अपने आप में टिहरी गढ़वाल में है। कहां पर अवस्थित है, टिहरी गढ़वाल में। कहां पर है, टिहरी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, हर की दून बुग्याल और कुश कल्याण बुग्याल, हर की दून बुग्याल प्लस कुश कल्याण बुग्याल, हर की दून बुग्याल व कुश कल्याण बुग्याल। ये दो के दो जो बुग्याल हैं बच्चों, हर की दून बुग्याल और कुश कल्याण बुग्याल, ये कहां पर अवस्थित है, उत्तरकाशी में अवस्थित है, ठीक है। उत्तरकाशी में अवस्थित है। ये भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, देव मतलब गोविंद वन्यजीव विहार, तो मैंने आपको बता रखा है स्टार्टिंग में कब बना था, गोविंद वन्यजीव विहार, जीव विहार, ठीक है। गोविंद वन्यजीव विहार जो है अपने आप में 1955 में उत्तरकाशी में, ठीक है। स्टार्टिंग में इसको वन्यजीव विहार के नाम से बनाया गया था, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी उत्तरकाशी में। ये ध्यान रखना, गोविंद वन्यजीव विहार, बाद में इसको गोविंद राष्ट्रीय पार्क के रूप में कन्वर्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, कालिंदी दर्रा, कालिंदी दर्रा। ये जो कालिंदी दर्रा है उत्तरकाशी को चमोली से अपने आप में जोड़ता है, ठीक है। लिखो उत्तरकाशी प्लस चमोली, उत्तरकाशी प्लस चमोली को आपस में क्या करता है, ऐड करता है, यानी जोड़ता है उन दोनों को। ये भी क्वेश्चन आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थांगला व मुलिंगला दर्रा भी किसको जोड़ते हैं, उत्तरकाशी व तिब्बत, ठीक है। थांगला व मुलिंगला दर्रा लिखो, थांगला प्लस मुलिंगला दर्रा पास, ठीक है। ये है उत्तरकाशी और चमोली, ना सॉरी तिब्बत,
उत्तरकाशी प्लस तिब्बत की मिड में कौन सा है, थांगला व मुलिंगला दर्रा अवस्थित है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला कहां पर लगता है, लिखो नरेंद्रनगर टिहरी में। कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला, कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला, ये कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला जो लगता है ये लगता है नरेंद्रनगर टिहरी में, नरेंद्रनगर टिहरी में, ठीक है। ये था आपका आज रीजनिंग नहीं डाल रखी मैंने, डे 66 नंबर की क्लास। अब एक सलाह आप लोगों से चाह रहा हूं, ठीक है। जैसे रिवीजन के लिए मेरे दिमाग में एक हल्का सा एक क्वेश्चन उठा है, अगर आप लोगों की सहमति हो तो मैं एक प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बना देता हूं। प्लेलिस्ट में फोल्डर बना के डेली 3 या 4 5 मिनट के अंदर एक वीडियो अगर आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा सकूं, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट, उसमें मैं अगर आपको रीजनिंग डेली होमवर्क के अगर टॉपिक दे दूं यूकेपीएससी के एग्जाम के अकॉर्डिंग, और आप नेक्स्ट डे तक उस होमवर्क को कंप्लीट करे रहोगे, तो रिवीजन भी हो जाएगा, तैयारी भी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा। अगर आप लोगों की सहमति हो, अगर आप चाहते हैं कि सर हाँ डेली आप हमें होमवर्क का टॉपिक दे देंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा, तो डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 करके 50-60 क्लास में वो होमवर्क ही खत्म कर देंगे जितना भी है, यानी जो रिवीजन करना है वो भी एंड हो जाएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो मुझे आप लोग बता देना, मैं आप लोगों को 5 मिनट से अंडर की वीडियो, छोटी सी वीडियो बना के होमवर्क के डेली आप लोगों को टॉपिक प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।